Hello everyone, welcome again to live session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar. I will take your today's The Hindu news analysis. Today is 12 September 2023. So now we come to the first important news. The CBI does not require permission to prove pre-2014 cases too. तो अब हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो बेसिकली ये कहता है कि एक सेक्शन है, सेक्शन 6A, दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। और ये सेक्शन 6 से कहता है कि अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसकी पोजीशन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की है और उसके खिलाफ अगर सीबीआई केस फाइल करना चाहती है तो सीबीआई को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस सेक्शन को चैलेंज किया गया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में, और यह केस जो है इट इज ऑफ 2014 का केस है। अब बेसिकली क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और माना कि ये सेक्शन जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट क्यों है? बिकॉज अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट इज अवर फंडामेंटल राइट बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ तो अब सेक्शन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी प्रकार से लोगों के फंडामेंटल राइट को ले या उनको वायलेट करे या उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो जब ये और अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है तो ऐसा कानून नल एंड वॉइड होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होने के आधार पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये केस डिसाइड हुआ 2014 में, लेकिन 2014 के बाद तो सीबीआई के पास ये राइट हो गया बाय वर्च्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट कि वो किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है इवन विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या 2014 से पहले के केसेस में परमिशन लेने की आवश्यकता है या नहीं है? तो उसी पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज की न्यूज में क्लैरिफाई किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी कानून है, जो इस तरह का कानून है या कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, वो दैट वुड बी डीम्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यह जब ये कानून बना था तभी से इसको वॉइड कर दिया गया, यानी कि इसकी कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। तो इसका मतलब यह है कि अब सीबीआई के पास ये पावर है कि भले ही केस 2014 का पहले का हो करप्शन केस या 2014 के बाद का हो, दोनों केसेस में सीबीआई को परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने करप्शन किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करते हुए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसके रिटायरमेंट के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, सो इस न्यूज में बस इतना ही हम पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ हिस्टोरिक स्टेप। तो बेसिकली क्या है, हमारी भारत सरकार ने एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली ये इंडिया को मिडल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से और यूरोप से जोड़ेगा। अब इसके लिए एक हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ये जो सऊदी अरेबिया के सुल्तान हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब। तो हम लोगों ने एक इन्होंने के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इस रिगार्ड में। तो एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि इसमें हेल्प करेगी। अब ये जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर है और ये जो हमारे एक्सपोर्ट के रास्ते खोलेगा और जो बिजनेस के न्यू एवेन्यूज है उनको खोलेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज में कोर्ट रिजर्व ऑर्डर ऑन सर्जिल इमाम्स बेल। तो बेसिकली इस न्यूज में जो ये एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर्जिल इमाम के खिलाफ जो एलिगेशन है कि इसने हेट स्पीच दी थी, ठीक है,
और उसके रेस्पेक्ट में इसके खिलाफ आईपीसी में या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में कार्रवाई की गई। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या है? तो बेसिकली अगर कोई पर्सन कोई सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस करता है और उसके एक्शन से थ्रेट होती है नेशन को, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, और उसने कोई इस तरह की हेट स्पीच दी है जो कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है, तो उसके खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया जा सकता है। तो यूएपीए एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। Sharad Pawar's faction seeks disqualification of MLCs in the Ajit-led rebel एनसीपी ग्रुप। तो बेसिकली एनसीपी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके हेड है शरद पवार जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस एनसीपी के कुछ लीडर, जिसमें कि अजीत पवार जी शामिल हैं, इन लोगों ने एनसीपी को छोड़ दिया। अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस एक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अगेंस्ट दिस। तो बेसिकली देयर इज अ 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल है और ये 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी बाय वे ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। अब ये डिस्क्वालीफाई की ग्राउंड क्या है? तो अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीतता है, और अब अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करता है या उसको ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन, इसके आधार पर वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो सिमिलर केस इन सब लोगों के पास है अजीत पवार के साथ और जो एमएलए हैं जिन्होंने कि इनको इनके साथ ज्वाइन किया है शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई विप इश्यू करी है और विप कहती है कि आपको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है लेजिस्लेचर में या उसमें लोकसभा में, और अगर उसने विप के अगेंस्ट वोट कास्ट करी है, तो दिस इज आल्सो द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। तीसरा पॉइंट इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 लेजिस्लेचर या इलेक्टेड मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं, तो इसको स्प्लिट माना जाता है एंड दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन दिस ग्राउंड। तो उनको इस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा या नहीं माना जाएगा। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, दे हैव पोटेंशियली डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल। तो इन्होंने क्या एक रिसर्च की है जिसमें इन्होंने एक हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स बनाए हुए हैं। जो हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड के और कॉपर सल्फाइड से बनाए गए हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं गोल्ड के और कॉपर सल्फाइड के, इनका काम क्या है या किस तरह से एक्ट करते हैं? ये हमारी बॉडी में होने वाली कैंसर सेल को पहले डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट information for GS point of view. Now we come to this editorial news, ridding India of food insecurity. तो बेसिकली इसमें ऑथर कह रहे हैं कि हमारा देश वैसे तो इकोनॉमिक फ्रंट पर प्रोग्रेस कर रहा है और हम काफी अच्छा इकोनॉमी में कर रहे हैं, लेकिन इनका कंसर्न ये है कि हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो अफेक्ट हो रही है। क्यों? कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज क्या हैं? जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि खाना रिक्वायरमेंट है ना। तो फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ की, जिसके की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट देखेंगे। तो इसका लीगल एस्पेक्ट ये है कि आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो राइट टू लाइफ है, दिस राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू फूड, क्योंकि बिना न्यूट्रिशियस और बिना एडिक्वेट फूड के हमारी लाइफ संभव नहीं है, या हमारी लाइफ एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं होगी, या हमारी लाइफ का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
वेरियस केसेस में इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया है कि दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल दिस 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड राइट टू फूड एज वेल। अब अगर हम इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट देखें, सो देर इज आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर। यूडीएचआर की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये 1948 में अडॉप्ट की गई थी। अब इसका आर्टिकल 25 कहता है कि हर पर्सन के पास राइट टू फूड का अधिकार है। ठीक है, तो इट इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट टू प्रोवाइड राइट टू फूड, या फूड उस पर्सन को मिलना चाहिए, ये कंसर्न गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। सिमिलरली इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 11, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 11 भी राइट टू फूड को रिकॉग्नाइज करता है। सिमिलरली हमारे बहुत सारे डीपीएसपीज हैं, लाइक 38, लाइक 39, जो कि राइट टू फूड को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसमें फूड को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया है जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी टेक्निक। तो बेसिकली अब थोड़ा सा हम ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन को समझते हैं। तो बेसिकली ड्यूरिंग द 1960s, 1960 के दौरान हमारे देश में फूड की काफी कमी हो गई थी। जब इस टाइम पर एम एस स्वामीनाथन जी ने, एम एस स्वामीनाथन, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में लाई। ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में लाए। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि इससे पहले हम जो सीड यूज कर रहे थे, बीज जो हम यूज कर रहे थे, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो स्वामीनाथन जी ने रिसर्च के द्वारा अच्छी क्वालिटी के बीज को ये लाए, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हमने इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से हमारा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा। अब ऑथर का कंसर्न यही है कि जिस तरह से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में किया था, उस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन करने की हमें फिर से आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश में होने वाली फूड की कमी को कम ना होने दें और उसको मैनेज करके या मेंटेन करके रखें। क्योंकि देखिए अगर फूड कम होगा तो वो डिमांड सप्लाई वाली बात आ जाएगी, और जिससे क्या होगा कि फूड उन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर फूड बहुत कम होगा तो फिर वो महंगा भी होगा, है ना? तो जिससे वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा, और इस प्रकार उस पर्सन के राइट भी वायलेट होंगे, जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 38, 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर एंड आर्टिकल 11 ऑफ ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक्स एंड दिस पॉलिटिकल राइट्स। नाउ व्हाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड मिटिगेट अगेंस्ट मिलिटेट अगेंस्ट फेडरलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमारी भारत सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, और ये इस बात की फिजिबिलिटी को देख रहे हैं कि क्या अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं पूरे देश में, जैसा कि है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स होंगे। तो अभी कमेटी केवल बनी है, तो ये अपनी इसकी फिजिबिलिटी पर रिपोर्ट देगी। अब हम इसके कुछ एस्पेक्ट को समझते हैं। तो इसका पहला जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में सारे इलेक्शन एक साथ होंगे, तो ये इकोनॉमिकली अच्छा होगा। सेकंड, इकोनॉमिकली अच्छा कैसे होगा कि जब देश में बार बार इलेक्शन होते हैं तो हर इलेक्शन पे सरकार के पैसे खर्च होते हैं, देश के पैसे खर्च होते हैं। उस पैसे को हम किसी दूसरे जगह लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि इससे एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट मिलेगी। लेकिन इसके कुछ अब कॉन्स भी हैं। अब कॉन्स में पहला पॉइंट ये है, कुछ लोगों का एप्रीहेंशन ये है कि देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट जो है, ये आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। फेडरल स्ट्रक्चर आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है वो स्टेटों से मिलकर बना। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स की आइडेंटिटी है,
कहीं ना कहीं जो स्टेट की आइडेंटिटी है वो अफेक्ट होगी, तो जिससे हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। सिमिलरली हमारे देश में प्योर फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे देश में है क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब है कि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपने आप में यूनिक है, और इस फेडरल स्ट्रक्चर में ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर होने के बावजूद अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्ट्रांग करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट का एप्रीहेंशन है कि ये उनको और वीक करेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो नेशनल इश्यूज हैं हमारे और लोकल इश्यूज हैं, मतलब इशू एट द स्टेट लेवल, वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सारे इलेक्शन एक साथ कराते हैं, तो कई बार जो हमारे देश के वोटर हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल इशू के आधार पर वोट देंगे। जब नेशनल इशू के आधार पर वोट दे देंगी, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, और जिसका कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, या जो लोग स्टेट लेवल के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं वो उसको नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है, ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होगा। तो जैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट है, तो अभी हमारा पावर जो है ये गवर्नमेंट तीन लेवल पर होती है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। अब इस लोकल गवर्नमेंट में आते हैं हमारे पंचायत, और ये है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये जो लोकल इश्यूज हैं या स्टेट लेवल के इश्यूज है वो अफेक्ट होंगे, ऐसा एप्रीहेंशन। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम वन टाइम इलेक्शन कराएंगे तो इसका एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा आएगा, तो हमको अराउंड 30 ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी, जिन पे काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा। अब अगर हम 30 लाख ईवीएम बनाएंगे तो इस पे भी पैसे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनको रखने के लिए वेयर हाउस की जरूरत होगी, तो वहां पर हमें वेयर हाउस का खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आई हैव डिस्कस्ड विद यू सम प्रोस एंड सम कॉन्स ऑफ दिस concept, the simultaneous election or one nation one election. Now Gratian's law, what happens when government fix currency exchange? तो बेसिकली श्रीलंका में ये इस टर्म को यूज किया गया है श्रीलंका के रेफरेंस। अब हुआ क्या कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि लास्ट इसमें थोड़ा समय पहले अराउंड 5-6 मंथ पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो जो एसेंशियल कम्योडिटी थी उसके रेट बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जिससे कि लोगों ने वहां पर विद्रोह किया। अब उसी बात को, उसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है क्या, कि वो जो हमारे डॉलर है और श्रीलंकी रुपीस हैं, उनको एक फिक्स रेट पर एक्सचेंज किया जाएगा। तो ग्राशियस लॉ क्या है? तो बेसिकली दिस टर्म रेफर्स टू द डिक्टम दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। Gresham's law comes into play when exchange rates between two money or currencies is fixed by the government at a certain ratio. तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर करने के लिए ग्राशियस लॉ के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करती है, और जिसमें वो अपने देश की करेंसी का रेट और किसी इंटरनेशनल करेंसी लाइक डॉलर का रेट फिक्स कर देती है। कि डॉलर जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल $1 आपको 200 200 वैल्यू करेंसी ऑफ श्रीलंका, लाइक अगर हम माने कि श्रीलंकन रुपी, तो श्रीलंका के 200 रुपए में $1 मिलेगा। अब ये अमाउंट फिक्स कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन के चांसेस कम होंगे। ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट कर रही है अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ब्राजील नेक्स्ट G20 जो होगी वो ब्राजील में होगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक क्वेश्चन बन सकता है जी इसका यहाँ से, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो पहली बात तो आपके लिए CSIR की फुल फॉर्म जानना जरूरी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। CSIR, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये CSIR देती है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो ये अवार्ड 2022 का दिया गया है। ये एक साइंटिस्ट हैं, अश्वनी कुमार जी को, ठीक है।
अब ये बना कैसे था? तो बेसिकली शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये बना था इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो शांति भूषण जी जो हैं इसके CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उनकी मेमोरी में इस शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया और ये इसके फाउंडेशन डे पर दिया जाता है। तो इसके फाउंडेशन डे है 26 सितंबर। तो इस बार 2022 का जो अवार्ड है ये अश्विनी कुमार जी को दिया गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.